दोस्तों, बिहार के एक गांव में रहने वाला अंशु सीधा साधा लेकिन सपनों से भरा लड़का था। पिता रामशरण चाय बेचते थे, माँ कमला देवी सिलाई करती थी और दोनों की दुनिया बस अंशु में ही सिमटी थी। बेटे की पढ़ाई के लिए दोनों ने गांव छोड़ा और पटना आ गए। एक छोटे से कमरे में रहते हुए चाय और सिलाई से पैसे जुटाए और आखिरकार अंशु का एडमिशन पटना के एक नामी प्राइवेट कॉलेज में हो गया। कॉलेज के पहले ही दिन जब क्लास में सब बैठे थे, तभी अंदर आई काव्या। उम्र कोई ज्यादा नहीं, पर उसकी चाल, उसका कॉन्फिडेंस एकदम अलग था। शहर के अमीर घर की लड़की थी, हर चीज ब्रांडेड, फोन से लेकर बैग तक। लेकिन अंशु की नज़र उसके कपड़ों पर नहीं, उसके चेहरे की मुस्कान पर गई और पहली ही नज़र में कुछ ऐसा हुआ जो शायद दिल में आज तक कैद है। धीरे धीरे कॉलेज के दिनों में दोस्ती बढ़ी, बातों का सिलसिला शुरू हुआ और फिर एक दिन अंशु ने दिल की बात कह दी। काव्या, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, लेकिन जब से तुम्हें देखा है, दिल एक पल भी तुम्हें भूल नहीं पाया। कुछ देर चुप रही काव्या, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, पगले, प्यार कोई चीज नहीं जो तोल मोल कर देखा जाए। मुझे बस तेरा सच्चा दिल चाहिए और वो मुझे मिल गया है। उस दिन दोनों ने कस्में खाई, हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और उस दिन से लेकर कई महीनों तक कॉलेज की हर गलियों में उनका प्यार बचता रहा। लोग कहते, देखो, अमीर लड़की और गरीब लड़का, लेकिन अंशु को फर्क नहीं पड़ता था। काव्या से जो रिश्ता था वो सच्चा था, या शायद वो समझता था कि ऐसा है। फिर एक दिन अंशु ने कहा, काव्या, चलो मेरे घर चलो, माँ बाबा से मिलो। जो कुछ भी है सच्चा है, छोटा है, लेकिन उन्हीं की मेहनत है। काव्या मुस्कुराई और बोली, जब प्यार तुम्हारा सच्चा है तो घर देखने में डर कैसा। अंशु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शाम को वो काव्या को लेकर घर लाया। वही छोटा सा किराए का घर, छत से बारिश टपकती थी, रसोई अलग नहीं थी, लेकिन माँ बाप की आंखों में उस दिन रोशनी थी, जैसे उन्हें सब कुछ मिल गया। कमला देवी ने जैसे ही काव्या को देखा, उसके माथे पर प्यार से हाथ रखा और कहा, बेटा, यही है वो लड़की जिसे हमारा अंशु पसंद करता है। अंशु मुस्कुरा दिया और बोला, हम यही हैं मेरी काव्या। काव्या ने झुककर माँ के पांव छुए और रामशरण जी को प्रणाम किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही अंशु चाय नमकीन लेने के लिए पास की दुकान पर गया, पीछे कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। क्योंकि उसी वक्त घर के अंदर काव्या की आंखें दीवारों की दरारें देख रही थीं, छोटे से कमरे की सीमित छांव देख रही थीं और कहीं ना कहीं अपने अमीर घर की बड़ी बड़ी खिड़कियों से इस छोटी छत की तंगी को तौल रही थी। कमला देवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, कुछ खास तो नहीं है हमारे घर में, लेकिन दिल से तुम्हारा स्वागत है। काव्या ने जबरदस्ती मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में सवाल तैरने लगे थे। वो वही लड़की थी जो कहती थी कि उसे सिर्फ प्यार चाहिए, लेकिन उस दिन वो ये सोचने लगी थी कि क्या प्यार सच में रोटी बनकर पेट भर पाएगा। अंशु जब नमकीन लेकर लौटा तो काव्य पहले जैसी नहीं थी। चेहरे पर वो मासूम मुस्कान नहीं थी, नजरों में वो चमक नहीं थी, बस एक अजीब सी छुपी थी जो कुछ कहे बिना बहुत कुछ कह रही थी। अंशु ने इशारे से पूछा, सब ठीक है ना? काव्या ने सिर्फ गर्दन हिलाई। हाँ, सब ठीक है, लेकिन अंशु का दिल कह रहा था, कुछ भी ठीक नहीं है। काव्य चाय पीती है, 2-4 मिनट और बैठती है और फिर बहाना बनाकर वापस चली जाती है। अंशु ने दरवाजे तक छोड़ा। काव्या ने एक बार पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अगले दिन कॉलेज में अंशु बहुत खुश था। उसे लगा शायद काव्या सिर्फ थक गई थी, लेकिन जैसे ही क्लास शुरू होती है, काव्या का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका होता है। अब वो बातों में रूखापन लाने लगी थी, छोटी छोटी बातों पर टोकने लगी थी, यहाँ तक कि एक दिन कह दिया, अंशु, तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे, तुम्हारी सोच और मेरी सोच में बहुत फर्क है। अंशु चुप रहा। दिल में गहरी चोट थी, लेकिन जुबान पर सिर्फ एक मुस्कान रखी। एक हफ्ता बीत गया और अब कॉलेज का आखिरी दिन था। बहुत सी बड़ी कंपनियां कैंपस में आई थीं। हर स्टूडेंट इंटरव्यू दे रहा था। उम्मीदें लेके, सपनों को आंखों में बुन के काव्या को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब मिल गई थी। पैकेज भी शानदार था। लाइफ एकदम सेट, लेकिन अंशु को किसी भी कंपनी ने सेलेक्ट नहीं किया। वो टूट गया था, लेकिन उससे ज्यादा वो तब टूटा जब काव्या ने उसके पास आकर कहा, अंशु, अब हमें अपनी अपनी राहें चुन लेनी चाहिए। तुम्हारे पास ना नौकरी है, ना पैसे, और ना ही वो सोच जो मेरे साथ चल सके।
मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ और तुम भी अब आगे बढ़ो। अंशु की आंखें भर आईं। वो काफी आवाज में बोला, काव्या, क्या यही था तुम्हारा प्यार? तुमने ही तो कहा था कि दिल देखा जाता है, जेब नहीं। फिर आज ये अमीरी गरीबी कैसे आ गई? बीच में काव्या ने बिना पलटे कहा, प्यार अब काम नहीं आता अंशु, रियलिटी यही है, मैंने फैसला कर लिया है। और वो चली गई। अंशु वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसकी रूह को किसी ने वहीं दफना दिया हो। उस रात वो अपने कमरे में खुद को बंद करके घंटों रोता रहा। माँ बाप ने आवाजें दी, लेकिन उसने कहा, थोड़ा थक गया हूँ, आराम करना है। वो आराम नहीं कर रहा था, वो अंदर ही अंदर टूट रहा था। लेकिन 3 दिन बाद कुछ बदल गया। अब वो आंसू नहीं बहा रहा था, अब वो सपने गिन रहा था, अब वो पछता नहीं रहा था, अब वो मेहनत की आग में तपना चाहता था। और उसी रात अंशु ने खुद से एक वादा किया, अब मैं कुछ ऐसा बनूंगा कि इस दुनिया को जवाब देने की जरूरत नहीं होगी, मेरे काम ही मेरी कहानी बोलेंगे। अंशु ने ठान लिया था, अब वो उस दर्द को अपनी ताकत बना लेगा और इस दुनिया को बता देगा कि एक गरीब लड़का सिर्फ सपने देखने ही नहीं आया है, उन्हें पूरा करके दिखाने भी आया है। वो जानता था कि उसके पास कोई बड़ी डिग्री, कोई जॉब, कोई सहारा नहीं था, लेकिन उसके पास था इरादा, हुनर और अपने माँ बाप का आशीर्वाद। वो दिन रात रिसर्च करता, यूट्यूब से लेकर अखबार तक हर जगह खंगालता कि कौन सा काम ऐसा है जो कम पैसों में शुरू हो सके और जिसमें दिल भी लगे। इसी दौरान उसे याद आया माँ की सिलाई मशीन और उन महिलाओं की जो गांवों में सिलाई कढ़ाई किया करती है, लेकिन उन्हें कोई मंच नहीं मिलता। बस वहीं से एक आइडिया ने जन्म लिया। अंशु ने कुछ यूनिक डिजाइन बनाए, कपड़ों की स्केच तैयार की और एक बुटीक वाली आंटी के पास जाकर बोला, आंटी, क्या आप मेरी इन डिजाइन पर कपड़े तैयार कर सकती हैं? पैसे थोड़े कम हैं, लेकिन काम के बदले मैं दोबारा आऊँगा और बहुत काम लाऊंगा। वो आंटी पहले तो चौंकी, लेकिन जब उन्होंने अंशु की आंखों में जुनून देखा तो कह दिया, बेटा मैं तैयार कर दूंगी, तू दिल से मेहनत कर, बाकी ऊपर वाला देखेगा। अंशु ने अपनी पहली तनख्वाह से, जो एक प्राइवेट कंपनी में 10 से 12 हजार रुपये की नौकरी करके कमाई थी, उसमें से 8,000 रुपये उस बुटीक आंटी को दे दिए। 7 दिनों बाद वो कपड़े तैयार हुए। बेहद सुंदर यूनिक डिजाइन वाले अंशु उन्हें पैक करता है, अपने कमरे में एक छोटा सा कोना साफ करता है और वहीं बैठकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक पेज बनाता है। AR डिजाइन्स कपड़ों की फोटो खींचता है, एडिट करता है, पोस्ट करता है और हर दिन बस प्रार्थना करता है कि कोई एक ग्राहक मिल जाए। तीसरे दिन एक कमेंट आता है, इट इज अवेलेबल इन एम साइज। अंशु की धड़कनें तेज हो जाती है। वो झट से रिप्लाई करता है, हम मैडम एम साइज में हैं, आप ऑर्डर कर सकती हैं। कुछ ही देर में वो पहला ऑर्डर कंफर्म हो जाता है। उस दिन अंशु रोया, लेकिन अब आंसू दुख के नहीं थे, अब वो उम्मीद के आंसू थे। संघर्ष के बाद मिली पहली जीत के आंसू। उसके बाद धीरे धीरे हर दिन एक नया ऑर्डर आने लगा। अंशु खुद पैकिंग करता, खुद डिलीवरी कराता और हर ग्राहक से कोई एक विनम्र मैसेज करता, अगर आपको पसंद आया हो तो रिव्यू ज़रूर देना। 4 महीनों में उसका सारा माल बिक गया। उसने अपनी सेविंग्स से और डिज़ाइन तैयार किए और अब सिर्फ एक बुटीक नहीं, 3 बुटीक के साथ काम करने लगा। हर गांव की वो महिला जो घर में बैठकर बस सिलाई करती थी, अब अंशु की कंपनी की कर्मचारी बन गई। 5 साल बीत गए और AR डिजाइन्स अब देश के कई शहरों में फैला हुआ एक जाना माना ब्रांडी बन चुका था। अंशु अब उसी पटना शहर में एक आलीशान बंगले में रहता था, लग्जरी कार में सफ़र करता था और उसके ऑफिस में अब 550 से भी ज़्यादा लोग काम करते थे। लेकिन फिर एक दिन उसकी ज़िंदगी एक बार फिर वहीं मोड़ पर आई जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। उसके ऑफिस के रिसेप्शन पर फ़ोन आता है, सर, एक मैडम आपसे मिलना चाहती है, नाम है काव्या। कुछ सेकंड्स के लिए अंशु को लगा जैसे समय थम गया हो। उसे कुछ जवाब नहीं सूझा, लेकिन फिर बोला, भेज दो, मैं मिलूंगा। ऑफिस के दरवाजे खुलते हैं और अंदर आती है वही काव्या, जिसकी वजह से कभी अंशु का पूरा जीवन बिखर गया था और फिर उसी टूटे जीवन से उसने एक नई दुनिया रच दी थी। काव्य की आंखों में अब वो चमक नहीं थी, चेहरे पर वो नूर नहीं था, उसकी चाल में अब वो आत्मविश्वास नहीं था जो एक अमीर लड़की की पहचान हुआ करता था। वो धीरे धीरे अंशु के सामने कुर्सी पर बैठी और मुस्कुराकर बोली, कैसे हो अंशु?
भूल तो नहीं गए? अंशु ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में ना प्यार था ना गुस्सा, बस एक ठंडी सी नजरों की खामोशी थी। वो बोला, भूल तो नहीं सकता, क्योंकि अगर तुम्हें भूल जाता तो शायद इतना बड़ा नहीं बन पाता। शायद अभी किसी फुटपाथ पर बैठा तुम्हारे नाम की टी शर्ट चल रहा होता। काव्या चुप थी, लेकिन उसकी मुस्कान हल्की सी कांपी। अंशु फिर बोला, अब बताओ, क्यों आए हो? तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम सिर्फ बधाई देने आए हो। काव्या ने थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद कहा, मैं बस ये जानना चाहती थी कि जिस इंसान को मैंने एक दिन छोड़ा था, वो आज इतना बड़ा कैसे बन गया। और मैं वाकई तुमसे कहने आई थी, आई एम प्राउड ऑफ यू। अंशु थोड़ा चौंका, लेकिन फिर सख्त लहजे में बोला, किस बात का कि तुमने मुझे छोड़कर? मुझे एक वजह थी बदलने की, या इसलिए कि तुम्हारी आंखों में अब पछतावा है? काव्या की आंखें भर आईं, लेकिन उसने फिर भी अपनी हंसी नहीं छोड़ी, क्योंकि उसे अपनी तकलीफ किसी को दिखानी नहीं थी। वो उठकर बोली, जो तुम समझ रहे हो वो शायद नहीं है, लेकिन फिर भी जो तुम्हें खुशी दे वही मान लो। मुझे कोई सफाई नहीं देनी, बस इतना कहना था कि तुमने जो किया वो काबिले तारीफ है। और वो वहां से चली गई। अंशु सोचता रहा, क्या ये वही लड़की है? क्या उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता? शाम को जब वो घर आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। कमला देवी, जो एक माँ थी, सब कुछ समझ गई। क्या हुआ बेटा, आज इतना शांत क्यों है तू? अंशु ने पहले तो कहा, कुछ नहीं माँ, बस थक गया हूँ। लेकिन जब माँ ने बार बार पूछा तो वो टूट गया और सब बता दिया। माँ, आज वही काव्या मेरे ऑफिस में आई थी जिसने मुझे छोड़ दिया था। आज उसे जवाब देने का वक्त था। मैंने उसे बहुत कुछ सुना दिया। कमला देवी थोड़ी देर तक शांत रही, फिर एक सांस लेकर बोली, बेटा, तुझसे एक बात कहूँ जो आज तक मैंने तुझसे छिपाई थी। अंशु झोंका। क्या बात? माँ की आंखें भर आईं और वो धीरे धीरे बोली, जिस दिन काव्या पहली बार हमारे घर आई थी और तू बाहर नमकीन लेने गया था, उसी दिन मैंने उससे एक बात कही थी। मैंने कहा था, बेटा, मेरा अंशु तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन जब से वो तुमसे मिला है उसका मन पढ़ाई से हट गया है। वो अब सिर्फ तुम्हारे इर्द गिर्द रहता है। मैं डरती हूँ कि कहीं उसकी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। उसने मुझे हाथ जोड़कर कहा था, आंटी, अगर मेरी वजह से उसका फोकस हट रहा है तो मैं खुद पीछे हट जाऊंगी, क्योंकि मैं उसे टूटते हुए नहीं देख सकती। और शायद उसी दिन से वो बदल गई। उसने तुझे छोड़ा ताकि तू बन सके, आगे बढ़ सके। अंशु की आंखें भर आईं। वो सोच भी नहीं सकता था कि जिसे वो आज तक मतलब भी वो दरअसल उसके लिए खुद को मिटा चुकी थी। उसने तुरंत फोन उठाया, काव्या को कॉल किया। फोन बजता रहा और जब उठाया गया तो उधर से एक कांपती आवाज आई, हाँ अंशु, सब ठीक है? अंशु रोते हुए बोला, काव्या, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें नहीं समझा। मैंने तुम्हारे त्याग को गलत समझा। तुम्हारा दर्द कभी महसूस ही नहीं किया। काव्या की आवाज भी कांप रही थी। अंशु, जो तुम बन चुके हो उस पर मुझे नाज है, लेकिन अब मैं उस जिंदगी में नहीं लौट सकती जिससे मैं खुद को निकाल चुकी हूँ। तुम्हें वो मिल गया जो तुम्हें चाहिए था, कामयाबी, और मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था, तुम्हारी सलामती। अंशु बोला, नहीं काव्या, अब मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम छोड़कर गई थी। अब मैं तुम्हारे काबिल हूँ। अब आ जाओ, माँ बाबा भी साथ है। चलो एक बार फिर से उस अधूरी कहानी को पूरा करें। काव्या कुछ पल चुप रही, फिर कहा, अगर तुम सच में मुझे बुला रहे हो तो मैं तैयार हूं। अंशु ने जैसे ही काव्या की रजामंदी सुनी, उसकी आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगे। इतने सालों का दर्द, संघर्ष और अधूरी चाहत सब एक पल में जैसे किसी ने ढुल दिया हो। अगली ही सुबह अंशु ने अपने माता पिता से कहा, माँ बाबूजी, चलिए एक बार फिर आपके बेटे को आशीर्वाद दीजिए। आज मैं सिर्फ बिजनेस करने नहीं, अपने प्यार को वापस लाने जा रहा हूँ। कमला देवी ने बेटे के माथे पर हाथ रखकर कहा, जा बेटा, आज तुझे तेरे कर्म का फल मिलने वाला है। तीनों लोग काव्या के घर पहुंचे। दरवाजा खुला। काव्या की माँ और पापा सामने थे। कुछ पल के लिए दोनों हैरान रह गए, लेकिन जैसे ही अंशु ने उन्हें नमस्कार किया, कमला देवी और राम शरण जी आगे बढ़े और नम्रता से बोले, भाई साहब, दीदी जी, हम जानते हैं कि जो बीत गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन अगर आपके आशीर्वाद से हम अपने बच्चों की अधूरी कहानी को पूरा कर पाए तो शायद दोनों के दिलों की टीस मिट सके। काव्या के पिता की आंखें नम थीं। उन्होंने धीरे से कहा,
हमारी बेटी ने कभी किसी से कोई बात नहीं बताई, पर हम रोज उसकी खामोशी से टूटते रहे। अगर अंशु जैसा लड़का फिर से उसकी जिंदगी में लौटना चाहता है तो हम क्या मांग सकते हैं भगवान से। फिर काव्या कमरे से बाहर आई, सादा कपड़ों में, बिना किसी मेकअप के, लेकिन चेहरे पर वो सच्चाई थी जो सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। अंशु ने एक फूलों का छोटा सा गुलदस्ता उसकी ओर बढ़ाया और धीमे स्वर में कहा, अब की बार मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगा, ना खुद से ना हालात से। काव्या कुछ नहीं बोली, बस आंखों से आंसू छलक पड़े और उसी में सब कुछ कह दिया। दोनों परिवारों ने आपस में बातचीत की और तय हुआ कि इसी महीने दोनों की सगाई और फिर शादी होगी, पटना शहर के उसी बैंक्वेट हॉल में जहां एक समय अंशु को गार्ड तक नहीं घुसने देता था। आज वहीं उसकी शादी की तैयारी हो रही थी। पगड़ी बांधे शेरवानी में चमकता अंशु और लाल जोड़े में मुस्कुराती काव्य, मानो सब कुछ फिर से सही हो गया। शादी के मंडप में जब फेरे चल रहे थे तब माँ की आंखें भर आई थीं। कमला देवी ने रामशरण जी से कहा, देखा जी, हमारे बेटे ने क्या कर दिखाया। हमारे संघर्ष की मिट्टी से आज फूल खिलाए। और उधर काव्या के पापा ने उसकी मांग में सिंदूर भरते अंशु को देखकर कहा, अगर हर बेटी को ऐसा साथी मिल जाए तो पिता हमेशा निश्चिंत रह सकते हैं। शादी हो गई। जिंदगी अब सिर्फ नाम की नहीं बल्कि सच्चे मायनों में खूबसूरत हो गई। अब दोनों साथ मिलकर AR डिजाइन्स को और ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। काव्या ने अंशु के ब्रांडी में वीमेन एम्पावरमेंट का एक अलग विभाग जोड़ दिया है, जहां वो गांव की महिलाओं को सिलाई, मार्केटिंग और डिजाइनिंग की ट्रेनिंग देती है। और अंशु, वो अभी हर नए ग्राहक को ऑर्डर देते समय एक छोटा सा नोट भेजता है, ये कपड़ा सिर्फ धागों से नहीं बना है, ये बना है माँ बाप की तपस्या, टूटे दिल की आग और एक लड़की की चुपचाप कुर्बानी से। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि अगर इरादे सच्चे हों तो टूटना भी किसी दिन बनने की वजह बन सकता है। और अब जाते जाते आपसे एक सवाल, क्या आप भी किसी ऐसे त्याग से गुजरे हैं जिसे दुनिया ने नहीं समझा, लेकिन आज वही त्याग आपकी ताकत बन गया? तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करें। कमेंट्स में बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।